हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साइंस की पिछली क्लास में हम लोगों ने संपोषित विकास की अवधारणा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव पुरस्कार के बारे में भी पढ़ा था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जल। जल स्थलीय एवं जलीय जीवों की आवश्यकता है जो विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों जैसे समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब आदि में पाया जाता है। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा है, जो कि भारत में प्रमुखतया मानसून के दौरान ही होती है। मानसून यानी रेनी सीजन, बरसात के दौरान। ठीक है, जिससे कि जलीय स्रोत का भंडारण होता है। जलीय स्रोत जानते ही हैं, नदियाँ, तालाबें, झीलें आदि। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? जलीय स्रोत। लेकिन अच्छी वर्षा होने के बाद भी भूमिगत जल स्तर में कमी होने का प्रमुख कारण है। क्या है? मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छी वर्षा होती है लेकिन फिर भी भूमिगत जल स्तर में कमी होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए देख लेते हैं। अच्छा, भूमिगत जल स्तर क्या होता है बेटा? कि ऐसा जल जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, भूमि के अंदर पाया जाता है। देखिए क्या है पहला, भूमि पर पर्याप्त वनस्पति की कमी। भूमि पर पर्याप्त वनस्पति की कमी। भूमि पर जब पेड़ पौधे कम रहेंगे तो वर्षा का जल जो है वो वेस्ट हो जाएगा। पेड़ पौधे जो हैं, जो भी पानी होता है उसको सोख लेते हैं और उसको सोख के अंदर डाल देते हैं, मतलब भूमि के अंदर उनको पहुंचा देते हैं, जिससे क्या होता है, इन जल का भूमि के अंदर उपलब्धता बनी रहती है ना। लेकिन जब वनस्पति ही नहीं रहेगी तो फिर जल को सोखेगा कौन? नेक्स्ट है फसलों की उच्च उपज वाली किस्मों की सिंचाई के कारण। ऐसी फसलों का अधिक उपयोग जिनसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अनाज प्राप्त होता है या फसलें उच्च मात्रा में प्राप्त होती हैं, उनमें सिंचाई की भी आवश्यकता बहुत होती है। सिंचाई में जल की आवश्यकता बहुत होती है, तो उससे भी जल की कमी होती है, भूमिगत जल स्तर में कमी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम धान की फसल को ही ले लें तो धान की फसल पे कहा जाता है कि 1 किलो धान बनने में 1000 लीटर चावल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ अन्य फसलें भी हैं जो अच्छी उपज तो देती हैं लेकिन उनको अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी भूमिगत जल को अब्जॉर्ब करती हैं और इससे भी भूमिगत जल के स्रोतों में कमी आती है। नेक्स्ट है अनुपचरित या वाहित मल तथा औद्योगिक अवशिष्टों का नदियों और झीलों में सीधे ही छोड़ना। ठीक है, जैसे कि नदियों के किनारे बसे शहरों में जो कल कारखाने स्थित हैं या जो घर में लोग रह रहे हैं, तो वहाँ से जो गंदा पानी आ रहा है वो बिना शोधित किए ही डायरेक्ट ही नदियों में छोड़ दिया जाता है, या नदियाँ नहीं तो अन्य कई जलीय स्रोतों में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है बिना शोधन किए ही। तो वो जल भी जब नीचे जाता है तो उसका कोई उपयोग नहीं रहता है, तो इससे भी जल की हानि होती है। नेक्स्ट है हमारा बांध। नदियों के जल को अधिक मात्रा में संचित रखने के लिए विशाल बांधों का निर्माण किया जाता है। इनमें संग्रहित जल का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। ठीक है, नदियों के जल को अधिक मात्रा में इकट्ठा करके रखने के लिए ही बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इन बांधों का उपयोग जो है अनेक कार्यों में किया जाता है, जैसे विद्युत उत्पादन में या ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पानी की कमी है। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में भी इन बांधों से पानी को भेजा जाता है नहरों के द्वारा। अब देखिए बांध बनाने के क्या उद्देश्य हैं, उपयोग क्या हैं, ये देख लेते हैं। बांधों में संग्रहित जल का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जो कि निम्न है। पहला, सिंचाई के लिए। ठीक है, अभी मैंने बताया कि सिंचाई के कार्य में, किसी कार्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, विद्युत, जल विद्युत के उत्पादन में। जल विद्युत मतलब
ऐसे विद्युत का उत्पादन में जो जल से प्राप्त होता है। ठीक है, विद्युत तो कई स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे आजकल देख रहे हैं हम लोग कि सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जा रहा है विद्युत उत्पादन में। ठीक है, तो लेकिन जो बांधों में जो पानी है उसका उपयोग किया जाता है जल विद्युत के उत्पादन में। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में आने वाले बाढ़ को बांधों में जल संग्रहण करके रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे कि वर्षा के मौसम में ज़्यादा बरसात होता है तो नदियाँ उफान पे होती हैं, नदियाँ जो है अपने तटीय क्षेत्र को छोड़कर आसपास के गांव में चली जाती हैं, मतलब काफ़ी बाढ़ से काफ़ी नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो बांधों का निर्माण होने से जो बाढ़ का पानी है बांधों में रोक लिया जाता है, जिससे नदी जो है आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा तबाही नहीं मचा पाती, और जो वर्षा का जल है उसका भी संचय कर लिया जाता है ताकि वो गर्मियों के सीज़न में उस जल का उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको उपयोगी बना लिया जाता है। नेक्स्ट है, नहरों द्वारा जिस स्थान पर जल की आवश्यकता है वहां तक जल पहुंचाना। अभी मैंने बताया ही कि जो बांध में पानी इकट्ठा रहता है, जैसे बरसात के सीजन में ही इकट्ठा हो गया पानी या फिर अन्य तरीके से भी इकट्ठा होता ही रहता है, तो नहरों के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में जल को पहुंचाया जाता है जहां कोई जलीय स्रोत नहीं है, जहां सूखे की समस्या है। ठीक है, तो वहां पे इन नहरों के माध्यम से ही जल को उपलब्ध कराया जाता है या सिंचाई की उपलब्धता बनाई रखी जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है, बड़े बांध की आलोचना। ठीक है, बांध तो बनाए जाते हैं, अभी हमने देखा कि इनसे बहुत लाभ है, लेकिन इससे कुछ हानियां भी हैं, तो इसीलिए इन बांधों की आलोचना की जाती है। इसमें पहला है सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये मुख्य सामाजिक समस्या है। जैसे बांध है, बांध किसी की ज़मीन पे बनाया जाएगा, वो ज़मीन किसके मतलब किसी किसानों की ही रहती है या फिर किसी वहाँ रहने वाले किसी आदिवासी समुदाय की रहती है। तो जब बांध बनाया जाता है तो उनकी ज़मीनों को अधिग्रहित कर लिया जाता है, उनकी ज़मीनों को ले लिया जाता है, लेकिन इसके बदले में उनको जो धन मिलना चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए, वो उन्हें मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो मिल नहीं पाता है तो इससे क्या होता है, किसान और ये आदिवासी जो हैं अपना घर और ज़मीन छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं और गरीब भी होते जाते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समस्याएं, क्योंकि इसमें जनता का अधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ भी नहीं मिलता है। सही बात है कि इसमें जनता का जो बांध बनाने में जनता से ही धन लिया जाता है, उन पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन उस तरह से उनका उपयोग ये कर भी नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरणीय समस्याएं, क्योंकि उससे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। ठीक है, बांध ऐसे एरिया में अगर बनाया जा रहा है जहाँ पे वन संपदाएं हैं, वन है, जंगल हैं, ठीक है, तो अधिकतर तो ऐसे ही होता है, नदियाँ जो हैं बहती हैं, तो ज़रूरी तो नहीं हर जगह शहर ही होगा, तो वो बांध तो ऐसी जगह ही बनाया जाएगा जहाँ पे खाली क्षेत्र हो, तो वहाँ पे स्थित जो वन है उनको हटाया जाता है, उनको काट के साफ किया जाता है। तो क्या होता है, बड़े पैमाने पर वन वृक्षों की क्षति होती है और उन वनों में रहने वाले जीव जंतु जो हैं उनका भी नाश होता है। ठीक है, वन पे जो निर्भर हैं वहाँ के पशु पक्षी कहाँ जाएंगे जब वन ही नहीं रहेंगे तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जैव विविधता की क्षति होती है, पर्यावरण संतुलन में भी क्या होता है, पर्यावरण संतुलन में भी असंतुलन स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो बड़े बांध बनने से इस प्रकार से कई हानियां भी हैं। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है जल वितरण का कुप्रबंधन। इन विकास की विभिन्न परियोजनाओं से गरीब आदिवासियों को कोई लाभ नहीं होता तथा उन्हें अपनी भूमि तथा जंगलों से भी हाथ धोना पड़ता है। अभी मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बताया ही आप लोग को कि जो गरीब आदिवासी हैं, जो वहाँ के गरीब किसान हैं, उनको
कोई भी लाभ नहीं होता, बिल्कुल लाभ नहीं होता। ऊपर से उन्हें भूमि और अपने जंगलों से हाथ धोना पड़ता है। उन्हीं भूमि पर वो रहते हैं, अपने खेती किसानी करते हैं और जंगलों पर निर्भर रहते हैं। किस लिए? फल फूल और औषधि के लिए, जड़ी बूटियों के लिए। लेकिन जब भूमि और जंगल उनके से हाथ से निकल जाते हैं तो फिर क्या, दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट है कि जिनकी क्षतिपूर्ति भी समुचित नहीं होती। मतलब सरकार की ये योजना है कि अगर ज़मीन लिए जाएं आदिवासियों से और किसानों से तो उसका 6 गुना उन्हें पैसा मिले। ठीक है, उनका 6 गुना उन्हें रिटर्न करना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। देखिए एक उदाहरण है, जैसे कि सन 1970 में बने तावा बांध, ये बांध का नाम है। तावा बांध के विस्थापितों को अभी भी वह लाभ नहीं मिल सका। देखिए कितनी पुरानी बात है, 1970 की बात है। लेकिन वहाँ से इस बांध को बनाने के लिए जिनको हटाया गया उनको लाभ अभी तक मिल नहीं पाया है। ठीक है, और जिनका उनसे वादा किया गया था। तो ये सबसे बड़ा कुप्रबंधन है जल वितरण का। नेक्स्ट हेडिंग है जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग। जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि तथा मानवीय जल संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए विभिन्न विधियों से जल का भंडारण करना जल संग्रहण कहलाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जल तथा भूमि में प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीयक संसाधन जैसे कि पौधे तथा जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार से करना है जिससे पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न न हो सके। ठीक है, मतलब जैव मात्रा में इस प्रकार से वृद्धि और विकास हो, या मानव जल का इस प्रकार से उपयोग करे कि जिससे कि जल का भंडारण भी होता रहे, यानी कि वो उसका उपयोग भी करे, विकास भी करे, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी योजनाएं भी बनाए जिससे कि जल संग्रहित भी होता रहे। ठीक है, और इस जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जल तथा भूमि में प्राथमिक स्रोतों का विकास हो और द्वितीयक संसाधन जैसे पौधे और जंतु, मतलब कि जल संग्रहित करने में जो बांध बनाए जा रहे हैं या चेक डैम या कुछ ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं, उनमें जितने भी पौधे और जंतुओं का नाश हो रहा है उनको फिर से बसाया जा सके। ठीक है, जैसे हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जल संग्रहण की विधियां। तो जल संग्रहण के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जा सकती हैं जिससे कि पृथ्वी पर पड़ने वाली जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, वर्षा के दौरान जितनी भी बूंदें पड़ती हैं एक एक बूंद को ही संरक्षित कर लिया जाए। तो जिस तरीकों द्वारा, जिन विधियों के द्वारा ये बूंदों का संरक्षण किया जाता है या फिर वर्षा के जल का संरक्षण किया जा सकता है, उसे ही हम कहते हैं जल संग्रहण की विधियां। देखिए इसमें पहला है छोटे छोटे गड्ढे बनाना, झीलों का निर्माण तथा वर्षा ऋतु में जल से भरने वाले प्राकृतिक जलमार्ग पर चेक डैम का बनाना। बरसात के सीजन में छोटे छोटे गड्ढे बना देने चाहिए जिससे कि वर्षा का जल उन गड्ढों में संरक्षित हो जाए। इसके अलावा झीलों का निर्माण भी किया जा सकता है तथा प्राकृतिक जलमार्ग पर, यानी कि जो ऐसी बरसाती नदियां जो केवल बरसात के सीजन में ही उफान पे रहती हैं, उनमें छोटे छोटे चेक डैम यानी कि वही बांधों का ही निर्माण करना है, छोटे छोटे बांधों का। ठीक है, तो क्या होता है कि बरसात के सीजन में जो बरसाती नदियां होती हैं या कोई अचानक से कोई झीलें बनती हैं, केवल बरसात के सीजन में, और 2-4 महीनों के लिए इनमें पानी रहता है और बाकी मौसम में इनमें जल बिल्कुल भी नहीं रहता, पानी नहीं रहता है। तो उनका जो जल होता है उनको वेस्ट होने से बचाने के लिए उन पे चेक डैम बना देने चाहिए जिससे कि वर्षा की बूंदों को संरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट है रेत और चूने के पत्थर के संग्राहक बनाना, यानी यही छोटे चेक डैम का जो निर्माण हो रहा है इन्हीं को के निर्माण की ही बात की जा रही है। नेक्स्ट है घर की छतों पर जल का संग्रह करना, यानी कि जब बारिश हो तो उस बारिश के पानी को घर की छत पे
जो नाली है उसको रोककर वहाँ पे पानी को संग्रहित कर देना, और जो छत से जो निकलने वाली जो नाली है या पाइप है उसको मिट्टी के अंदर गड्ढे बनाकर उनमें इकट्ठा करना। तो इन सभी विधियों को अपनाने से भूजल का स्तर बढ़ जाता है और नदियां भी पुनः जीवित हो सकती हैं। जल संग्रहण भारत में पुरानी संकल्पना है, मतलब बहुत ही पुराने सालों से ही, कई सालों पूर्व से ही जल का संग्रहण करने की प्रक्रिया भारत में अपनाई जाती है। राजस्थान में खनिज, ये जल संग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको राजस्थान में कहा गया है खनिज। ठीक है, बड़े पात्र एवं नाड़ी। ठीक, जो छोटे छोटे तालाब, नदियाँ जो भी बनाए जाते हैं तो उसे राजस्थान में खनिज बोलते हैं, बड़े पात्र और नाड़ी कहा जाता है, ये उसके नाम है। महाराष्ट्र में बनारस, महाराष्ट्र में उसे बनारस कहा जाता है, एवं ताल। ठीक है, महाराष्ट्र में इन छोटे तालाबों का नाम बनारस और ताल रखा गया है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? बंदिश कहा जाता है। बिहार में आहार कहा जाता है और पाइन कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कहा जाता है इन्हें। जम्मू में तालाब, तमिलनाडु में एरिस, केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा आदि प्राचीन जल संग्रहण संरचनाएं आज भी उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, ये जो आप नाम देख रहे हैं, खनिज, बड़े पात्र, नाड़ी, बनारस, ताल, ये क्या है? जल संकल्पना के नाम हैं। यानी कि जल संरक्षण के लिए जो विधियाँ अपनाई जाती हैं, जो छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं या गड्ढे बनाए जाते हैं, उनको इन जगहों पर क्या कहा जाता है? तो उन्हें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है बंदिश कहा जाता है। बिहार में छोटे तालाबों को या गड्ढों को आहार कहा जाता है। ठीक है, तो ये उनके नाम हैं। क्योंकि ये तकनीकी स्थानीय होती हैं, इसलिए इनका लाभ भी स्थानीय सीमित क्षेत्र का ही होता है। अतः स्थानीय निवासियों की सहभागिता से जल संग्रहण कुशल प्रबंधन किया जा सकता है। मतलब इन्हें छोटे छोटे पैमाने बनाया जाता है। अभी मैंने बताया कि ये छोटे छोटे तालाब हैं, तो किसी गांव में, ठीक है, या 2-4 गांव वाले मिलके ये इन तालाबों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इनका लाभ पूरे जिले को या पूरे राज्य को नहीं होता है, ये काफ़ी छोटे पैमाने पर जो है इसका लाभ होता है, और ये स्थानीय निवासियों के द्वारा ही इनका निर्माण भी किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि इस तरह से स्थानीय निवासियों को और भी जागरूक करके जल संग्रहण को और भी लोकप्रिय बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है परंपरागत जल संग्रहण तंत्र। बड़े समतल भूभाग में गड्ढों या निचले ढलान वाले स्थानों पर जल प्रवाह को वर्षा ऋतु में रोकना ही जल संग्रहण कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जल के भू स्तर में सुधार करना है, जो मानसून के दौरान भर जाते हैं और मानसून के बाद लगभग अगले 6 महीने तक जल की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, तो भूमि में संग्रहित जल के लाभ निम्न हैं। पहला है कि यह जल वाष्पित नहीं होता, भूमि के अंदर है तो वाष्पन उसमें नहीं हो पाएगा, तो यानी क्या होगा? जल संग्रहित रहेगा। नेक्स्ट है कुओं को भरने में सहायक होता है और आसपास के क्षेत्रों में फसलों के लिए नमी उपलब्ध कराता है। भूमि के अंदर जब जल इकट्ठा है तो अगर आसपास कहीं कुएं की खुदाई की जाएगी तो कुओं में भी पानी हमेशा बना रहेगा, और साथ ही साथ जो आसपास के क्षेत्र में जो खेती किसानी हो रही है उसके लिए भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी, नमी अंदर से ही उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट है जंतु तथा मानव अपशिष्टों द्वारा प्रदूषित होने से सुरक्षित। ठीक है, बाहरी जल जो है जैसे नदियां हैं, तालाब हैं या झीलें हैं, उनमें क्या है? जंतु, मानव, क्या है? मानव और जंतु के अवशिष्ट जो है जा रहे हैं नालियों के द्वारा, या फिर कोई जंतु जानवर है ऐसे ही स्नान कर रहा है,
या मानव उसमें प्रदूषित करते हैं, कपड़े वगैरह धो के या नालियों के द्वारा गंदे जल का प्रवाहित होने से वो भी जल प्रदूषित होता है। तो भूमि के अंदर जब जल संरक्षित होता है तो ये अवशिष्ट जो है वहां तक नहीं पहुंच पाते। इससे भूमिगत जल जो है स्वच्छ बने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कोयला एवं पेट्रोलियम। तो कोयला एवं पेट्रोल लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की गहराई में दबे पेड़ पौधे और प्राणियों के भार के निम्नीकरण से बनते हैं। ये हमारी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन इनसे प्रदूषण भी होता है और ये क्षयशील संसाधन होते हैं। ठीक है, क्षयशील संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो नष्ट हो सकते हैं। अगर इनका अधिक मात्रा में दोहन किया जाए तो ये नष्ट भी हो सकते हैं। इन्हें कहते हैं क्षयशील संसाधन। ठीक है, कोयला और पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए लिखा है पहली ही लाइन में कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जब पेड़ पौधे और प्राणी जो हैं किसी वजह से पृथ्वी के नीचे दब गए थे तो उन्हीं के भार से, ठीक है, उनके शरीर का संगठन होने से उनका शरीर ही कोयले और पेट्रोल में परिवर्तित हो गया। ठीक है, लेकिन इनसे प्रदूषण भी होता है। इन उत्पादों का अधिक उपयोग करने से प्रदूषण भी होता है। आइए देख लेते हैं कोयला और पेट्रोल का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो कोयले का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन करने में, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहनों में किया जाता है। ठीक है, पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों में जो ईंधन भरा जाता है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है कोयला तथा पेट्रोल द्वारा उत्पन्न प्रदूषण। कोयला और पेट्रोल आधारित ईंधन को जलाने पर विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि। यदि दहन वायु की अपर्याप्त मात्रा में होता है तो कुछ मात्रा में CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, यानी कि कोयला और पेट्रोल जब जलते हैं तो उनके साथ निकलता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि। ठीक है, और यदि इनके दहन में यानी कोयला और पेट्रोल के दहन के समय यदि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी उत्पन्न हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही विषैली गैस होती है जिससे कि दम घुट भी सकता है। ठीक है, और इंसान की मृत्यु हो सकती है। दम घुटू गैस होती है। इन सभी उत्पादों में केवल जल को छोड़कर अन्य सभी उत्पाद हानिकारक हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, इतने उत्पाद जितने प्राप्त होते हैं उनमें थोड़ी सी मात्रा जल की भी प्राप्त होती है। तो जल को छोड़कर जितने भी उत्पाद प्राप्त होते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सब हानिकारक होते हैं मानव के स्वास्थ्य के लिए, जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 विषैली गैस तो नहीं है परंतु यह हरित गृह गैस प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस होती है ये, और ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है जो पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की अवरक्त किरणों को रोकती है। ठीक है, अतः अत्यधिक जीवाश्म ईंधनों के दहन से वायुमंडल में CO2 की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है तथा वायुमंडलीय ताप में भी वृद्धि हो रही है।
ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग है कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोग को कम करने के उपाय। ठीक है, तो अधिकतर ताप विद्युत गृह जो है उसमें कोयले का उपयोग किया जाता है। ताप विद्युत गृह यानी ऐसा स्थान जहाँ पे बिजली बनाई जाती है। तो ऐसे जगहों पर अधिकांशतः कोयले का उपयोग किया जाता है, अतः विद्युत को बचाकर हम कोयले की बचत को भी कर सकते हैं। जैसे कि अनावश्यक पंखों एवं बल्बों को बंद करके, और जो साधारण बल्ब है उसकी जगह एलईडी बल्ब का यूज़ करके, इसके अलावा ट्यूब लाइट का उपयोग करके, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करके। लिफ्ट बिजली से चलती है, तो इसकी जगह अगर हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी बिजली की काफ़ी बचत हो सकती है। और बिजली की बचत होगी तो बिजली बनाने में जितने कोयले का उपयोग होता है उसको भी हम रोक सकते हैं, यानी कोयले के दहन को भी हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है छोटी दूरियों के लिए वाहनों का उपयोग न करके या फिर साइकिल का उपयोग करके। ठीक है, अगर आपको कहीं मार्केट जाना है या स्कूल जाना है, वो अगर पास में ही है, तो हम ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि हम वहाँ तक पैदल ही जाएं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, या फिर साइकिल का उपयोग करें। ठीक है, तो इससे भी इन ईंधनों के उपभोग को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद करके। रेड लाइट में चलने पर गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, रेड लाइट जो है वो किसका शो करता है, किसका सिंबल होता है कि अभी रुकिए। ठीक है, रुकने का सिंबल है, वो रुकने का संकेत करता है। तो वहाँ पे गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए, इंजन को पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। इससे क्या होता है, पेट्रोल और डीजल जो भी है गाड़ी में उपयोग किया जा रहा है उसकी बचत होती है। इसके अलावा अनावश्यक प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट है गाड़ियों के पहियों में हवा का दबाव सही रख के। ठीक है, गाड़ी के पहियों में अगर हवा का दबाव सही रहेगा तो अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी, तो इससे भी पेट्रोल और डीजल की बचत की जा सकती है। नेक्स्ट है भोजन बनाने के लिए कुकर का उपयोग करके। कुकर में जो ही भोजन बनता है वो एक दबाव के साथ बनता है, उसमें आंतरिक प्रेशर लगता है और खाना जल्दी भी पकता है। इससे क्या होता है, गैस की बचत होती है, तो इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारा यूरो मानक। यूरो मानक क्या है, इसका तात्पर्य है यूरोप में पेट्रोल एवं डीजल वाहन की मान्यता प्राप्त उत्सर्जन स्तर से है। ठीक है, यूरो मानक का तात्पर्य क्या है, यूरोप में पेट्रोल एवं डीजल वाहनों की मान्यता प्राप्त उत्सर्जन स्तर से है। इन मानकों के अनुसार वाहन निर्माताओं को अपने वाहन के इंजन के डिजाइन में इस तरह का सुधार लाना होगा कि प्रदूषक उत्सर्जक का स्तर वर्तमान स्तर से कम हो। ठीक है, यानी कि यूरोप में और उसके आसपास के देशों में भी अब ये चीज़ें फैल रही हैं कि जो भी वाहन निर्माताएं हैं, जो वाहन के निर्माण करने वाली कंपनियां हैं, जैसे बाइक हो गए, कार हो गए, तो इनको बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको अपने इंजन में इस तरीके से सुधार लाना है जिससे कि प्रदूषण में कमी आए। ठीक है, ईंधन की बचत हो। देखिए इसमें पहला है यूरो 1, तो यूरो 1 की तरह के तहत CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जक स्तर 2.75 ग्राम किमी है। ठीक है, जबकि यूरो 2 के तहत 2.20 ग्राम किमी है। ठीक है, इस तरीके से इनको एक मानक दे दिया जाता है जिसका